दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज से नया टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हुए, इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन सा क्रम रहेगा इसकी भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। किस क्रम से आपको एक चीज़ एक बात सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको पता रहे। लेकिन हाँ, 3-4 दिन से क्लासें बंद चल रही थी, इसलिए हमें आपको खेद है। लेकिन कुछ समस्याएं थी, इस वजह से थोड़ी क्लासें रुक गई थी। लेकिन अब क्लास आपको पर डे मेरी कोशिश रहेगी, कमेंट कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको सुबह 7 बजे क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। सुबह 7 बजे आपको क्लासें, कोशिश मेरी रहेगी कि सुबह 7 बजे से ही क्लासें आपकी उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की ये क्लास। आज चलने वाला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए इनके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर चुका हूं। और आप लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो उसका अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष कौन है, कहां का अधिवेशन हुए, इससे लिंक करके मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। इससे ही आपको याद है, क्योंकि इतने कांग्रेस अधिवेशन याद करना बड़ा असंभव है, लेकिन इनके आंदोलनों के माध्यम से मैं आपको करवाते चलूंगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपको अधिवेशन भी याद हो जाएंगे, उसके अध्यक्ष भी याद हो जाएंगे, कहां कहां हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सब आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके 3 चरण पढ़ने वाले हैं। कितने चरणों में? 3 चरणों में पढ़ने वाले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरण कौन कौन से हैं? 3 चरण में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन पहला चरण है, जिसको बोलते हैं उदारवादी युग या उदारवादी चरण, ठीक है। उदारवादी युग या उदारवादी चरण, ठीक। दूसरे युग को बोलते हैं या दूसरे चरण को बोलते हैं उग्रवादी युग या उग्रवादी चरण या क्रांतिकारी चरण या नरमपंथी चरण। इसको क्या बोल सकते हैं? नरमपंथी युग भी बोल सकते हैं इनको उग्रवादी या क्रांतिकारी चरण कह सकते हैं, या गर्मपंथी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? गर्मपंथी युग या गर्मपंथी चरण। तीसरा वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण। गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण, ठीक। इन 3 युगों में या 3 चरणों में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिफाइन कर सकते हैं। जो उदारवादी चरण है, इसका टाइम पीरियड है 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक दरअसल बात है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें क्या था, उदारवादियों का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप था। और उदारवादी समय प्रभुसत्ता पर है, ठीक है। उग्रवादियों की नहीं चल रही। इस समय कौन है? उदारवादी नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, इस बड़े बड़े नेता है इस समय उदारवादी। ये सब कौन से नेता हैं? उदारवादी नेता हैं। और इनका जो चरण चलता है कब? 1905 तक। 1905 आपको याद होगा, 1905 में भंग होता है। में बंगाल का विभाजन होता है। जब बंगाल का जो विभाजन होता है, यह 1905 में होता है, ठीक है। अब वहीं से उग्रवादियों का चरण शुरू होता है और उग्रवादी अपने पर चरम पर आते हैं। फिर बाद में कांग्रेस का विभाजन भी होता है, ठीक है ना। चलिए, आपको बता दूं, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ ना। चलिए, तो जो उग्रवादी या उग्रवादी चरण था, उसको बोलते हैं 1905
1905 से या 1906 का कभी डेट लिखी गई थी 1918 तक, 1918 तक, ठीक है ना। ऐसा समानता हमारे कोई एक डेट नहीं कि यहाँ तक है, क्योंकि गांधीवादी युग तो शुरू हो जाता है लगभग कहाँ से, जब गांधी जी आ जाते हैं 1915 में आते हैं, लेकिन सत्याग्रह पहले का काम करते हैं 1917 चंपारण से शुरू करते हैं, तो शुरू तो वहाँ से हो जाता है, लेकिन 18 तक हम लोग हंसी कभी कभी 1919 भी दिया रहता है, तो अब परेशान नहीं होना, ठीक है ना, कि एकदम एग्जैक्ट डेट क्या, ठीक है। तो लगभग इसके बीच में उग्रवादियों का यह चरण रहता है, ठीक है। अब गांधीवादी युग हम कह सकते हैं 1918 से या 1919 से 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी चरण को, ठीक है। और गांधीवादी जी की पूरी नीतियां और गांधी जी के बारे में पूरा मैंने विस्तार से आपको बताने वाला हूं, परेशान आपको नहीं होना। अब एक एक चरण हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं उदारवादी युग। कैसा युग? उदारवादी युग आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। हाँ, उदारवादी युग में ज़्यादा विशेषताएं नहीं हैं, ठीक है ना। उदारवादी युग में ज़्यादा विशेषताएं नहीं हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे किसको? ये कम है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, इसको ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। और तो सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपसे गांधीवादी युग से, ठीक है ना। तो गांधीवादी युग से क्वेश्चन आएगा, तो गांधीवादी युग को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं होना, ठीक। तो एक ही वीडियो में आपको उदारवादी पूरा युग मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल सकते हैं उदारवादी युग, हेडिंग डाल दीजिए उदारवादी युग या नरमपंथी युग। टाइम पीरियड है 1885 से 1905। 1885 से 1905 तक का जो युग है उसको बोलते हैं नरमपंथी युग या उदारवादी युग, ठीक है। चलिए इसके कुछ विशेषताएं हैं, दो चार आपकी विशेषता मैं आपको बताते चलता हूं। जो उदारवादी में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके जो नेता, प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है ना। उदारवादी युग के महत्वपूर्ण नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर फिरोज शाह मेहता, लिख दे रहे हैं इसमें, फिरोज शाह मेहता। और कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इस समय महात्मा गांधी यहाँ नहीं है, याद रखना बात। महात्मा गांधी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, ठीक। चलिए गोपाल कृष्ण गोखले, फिर इसके बाद जो महान नेता हैं महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय, आदि, और ढेर सारे नेता थे। ये जो प्रमुख उदारवादी जो महत्वपूर्ण नेता थे, प्रमुख कौन थे? सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, और जिसमें से WC बनर्जी, में ढेर सारे लोग थे, ठीक है ना। ये सब कौन थे? ये उदारवादी नेता थे। कैसे नेता थे? ये उदारवादी नेता माने जाते हैं, ठीक है। चलिए तो और जो उदारवादियों को कुछ लोगों, तो अब इनका उदारवादी मतलब क्या था? उदारवादी चाहते थे कि
कि हम लड़ झगड़ के नहीं, अहिंसा के माध्यम से विनती करके, जो कांग्रेस में सब लोगों की सहमति से हम अंग्रेजों से लड़कर नहीं मांगेंगे। और उनका मानना यह था कि जब तक अंग्रेजों के रहने पर ही हमारे क्या है, भलाई है। यदि अंग्रेज रहेंगे हम उनसे जो नियम करो बारी बारी क्या करें, इकट्ठा तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे, क्या करें, बारी बारी से क्या करें, इनको लेते रहेंगे। जो भी स्वशासन के बारे में जो हमें जरूरत होगी ये अंग्रेज हमको देते रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे कांग्रेस के बारे में कहा भी गया है कि ये क्या है, बरसाती मेढक के तरीके हैं कि साल में एक बार उछलते हैं और फिर साल भर सांस नहीं लेते, ठीक। अब ये यही कुछ चाहते कि अंग्रेज हमको बारी बारी से देते रहेंगे और ये जो रहेंगे, ये लोग रहेंगे तो सुशासन तभी हमको हासिल हो पाएगा, ऐसा चाह रहे थे। लेकिन इनका मोह जल्द ही भंग होता है 1905 में, जब बंगाल विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया ये याचना पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी विनती भेजते थे कि भैया ये हमको नियम चाहिए, ये रूल चाहिए। क्या अंग्रेज सुनते थे? कुछ को नहीं सुनते थे, निगलेक्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो इसलिए उदारवादी युग को कहा गया है, ठीक है, उदारवादी युग को या उदारवादी जो संसाधन है, साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई हो। लिख लीजिए, उदारवादी साधनों को, उदारवादी साधनों को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है कि भिक्षावृत्ति कि अंग्रेजों से मांगते हैं, ले छीनते नहीं है, क्या अंग्रेजों से मांगते हैं कि भैया ये पता है, भैया हमको क्या दे दीजिए, हमको स्वशासन दे दीजिए। तो ऐसे मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना, अपने अधिकार क्या करना पड़ता है, छीनना पड़ता है। अपने अधिकार क्या करना पड़ता है, अपने अधिकार छीनना पड़ता है हमको, ठीक है ना। तो भिक्षा मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। भिक्षा से पेट भर सकता है, स्वशासन नहीं मिल सकता कि जय भाई का कटोले अपना देश दे दीजिए, क्या होगा पाएगा। हमको स्वशासन दे दीजिए, हमको राज करना है, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्या हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा कि जो उदारवादी नेता थे क्या मांगते थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कि भैया हमको ये स्वशासन दे दीजिए, कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को ब्रिटेन भी भेजते थे कि भैया वहाँ जाइए, राजनीति कीजिए कि हमको ये जैसे ब्रिटेन में चल रहा है वैसे हमको भी यहाँ स्वशासन दिया जाए, ठीक है। इसलिए मतलब उदारवादी शासनों का क्या कहा गया, भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलिए अब लाला लाजपत राय ने इनको क्या कहा है, लाला लाजपत राय ने इन्हें अवसरवादियों की संज्ञा दी है। अवसरवादियों की संज्ञा किसने दी? लाला लाजपत राय ने इन्हें मतलब उदारवादियों को इन्हें अवसरवादियों की संज्ञा दी है। अवसरवादियों की संज्ञा दी है। मैं पॉइंट वही लिखा रहा हूं जो आप लिखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, अवसरवादियों की संज्ञा दी है, ठीक है। इतने पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट मैं इनको मिटा कर रहा हूं, ठीक है। तो ना पैसा नहीं, चलिए बाकी मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे ना। हाँ चलिए, मैं इतना, आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक। चलिए ठीक है, ठीक। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदारवादी में आता है, उदारवादी नेता, पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है।
ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ये उपाधि दी जाती है। कहा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस उदारवादी नेता कहा जाता था? कौन है? दादा भाई नौरोजी। या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किस महापुरुष को दी जाती है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। याद रखना बात, ये इंपॉर्टेंट है। कहा गया है इन्होंने, किन्होंने? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिए। धन निष्कासन सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? धन का निष्कासन का सिद्धांत। ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज, एक तो मांग रहे, लेकिन हाँ एक तो समीक्षा भी कर रहे थे कि जो अंग्रेज हैं कर क्या रहे हैं, भारत का जो धन है वो कहाँ भेज रहे हैं? विदेश भेज रहे हैं, ब्रिटेन भेज रहे हैं। और यहाँ धन को क्या कर रहे हैं? निकासी कर रहे हैं। निष्कासन का सिद्धांत दिया कि और वहाँ जो बनी बनाई चीजें और जो बनी बनी चीजें यहाँ ला रहे हैं और जो इसका धन है वो लेकर वहाँ जा रहे हैं और उद्योग धंधे वहाँ लगा रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग यहाँ क्या बेरोजगारी है। यदि यहाँ लगाएंगे, धन यहाँ आएगा तो क्या होगा? यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे आर्थिक समृद्धि यहाँ होगी। दादा यहाँ आर्थिक समृद्धि नहीं कर रहे हैं कहाँ? ब्रिटेन में। कमा यहाँ रहे हैं, ले कहाँ जा रहे हैं? निवेश कर रहे हैं अपने देश ब्रिटेन में, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या? धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया। और इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनकी पुस्तक, किसमें धन का निष्कासन सिद्धांत दिया? इनकी पुस्तक है, लिख लीजिए। इनकी पुस्तक कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इसमें धन का निष्कासन सिद्धांत दिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है ना। जो गरीबी है, क्यों गरीबी है? ये जो रूल लागू किया अनब्रिटिश, जो इंडिया में जो रूल लागू किया ये अनब्रिटिश है। जैसे ब्रिटेन में लागू किया गया ऐसा रूल नहीं है यहाँ, ये अनब्रिटिश रूल लागू किया गया है। इसलिए इन्होंने ये किताब लिखी। क्वेश्चन पूछे जाते कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। आप लोग ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, और एक किताब और है, इनकी नहीं है, रमेश चंद्र दत्त की है। रमेश, ये भी उदारवादी नेता ही थे। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक कौन सी है? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन है? इको नहीं होता, इकोनॉमी होती है ना। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास का, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास किसकी पुस्तक है? रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। इन्होंने भी जो धन का निष्कासन सिद्धांत है ना, उसी के आधार पर की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके बारे में रमेश चंद्र ने कौन सी किताब लिखी? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने लिखी। और इन्होंने एक नारा, जो उदारवादी नारा क्या दिए? उदारवादियों ने या उदारवादी नेताओं ने कहे थे, उदारवादी नेताओं ने प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। उदारवादी नेताओं ने कहा, देखिए भैया, यदि जो परिषद है इसमें हमको भागीदारी हमारी नहीं करेंगे, वायसराय की जो परिषद इसमें भागीदारी हमारी नहीं हो रहेगी, तो हम टैक्स क्यों दें भैया, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने ये बात कही, ठीक है ना। और इनका
यूगोस्लाविया टूटा कब? कब टूटा? जब 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन हो जाता है। ये कहानी बंगाल आंदोलन में हम जो आपको पढ़ाएंगे ना इसके बाद, उसमें आप बताने वाले, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। 1905 में क्या? लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल विभाजन किया। बंगाल क्या किया? बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। अब 1905 की कहानी है, ठीक है ना। हम आप लोग किसमें पढ़ेंगे? उग्रवादी चरण में पूरी 1905 की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि इसका अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, बनारस में 1905 का अधिवेशन हुआ, किसने अध्यक्षता की, ठीक है। इसकी पूरी पृष्ठभूमि हम लोग किसमें पढ़ेंगे? उग्रवादी चरण पढ़ने वाले। तो ये जो संक्षेप में परिचय था किसका? उदारवादी नेताओं का, ठीक है ना। कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से ये अपनी मांग को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उदारवादी ऐसा नहीं कर रहे थे, उधर उग्रवादी ऐसा नहीं कर रहे थे। अब देखेंगे उग्रवादी चरण में अब किस तरीके धमाकेदार आंदोलन होते हैं, ठीक है, जिसमें पूरी हम लोग सीरीज कहानी बाई कहानी चलते रहेंगे, ठीक। तो मिलते हैं उग्रवादी चरण में। अगला पॉइंट होगा उग्रवादी चरण, अगली क्लास होगी उग्रवादी चरण की। लेकिन इस चरण में जो अभी नए लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। हाँ, यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस की मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, आप लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते रहिए, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्या होगा? क्लियर होता रहेगा, ठीक है ना। यदि आपको जो क्लासेस चाहे ना हुआ करे तो आप लोग क्या कमेंट जरूर करते रहा करिए, ठीक है। और ये चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत से बहुत लोगों को इसको शेयर करिए, जिससे अभी हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपको लिए अच्छे से कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।